दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी ठीक होंगे। वेलकम टू आवर चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे ज्योमेट्री के ऊपर। ज्योमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी टॉपिक था, जैसे सेंट्रॉइड और तो सेंटर, सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी हमने डिराइव किया था, जहाँ से आपका सीटेट में सीधा क्वेश्चन आता है। तो 2 मिनट हम उसका रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीगॉन के ऊपर में कि पॉलीगॉन का एंगल क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरनल। यहाँ से भी आपका काफ़ी क्वेश्चन आता है। लगभग यही रखिए कि एवरी सेशन में क्वेश्चन यहाँ से रहता ही रहता है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लाइन ऑफ सिमिट्री पे, जो सममिति रेखा होती है या रैखिक सममिति कह सकते हैं आप, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रिवाइज करते हैं पिछले दिन का जो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट था, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए क्या रिजल्ट था। ट्रायंगल, जैसे कोई भी आप ट्रायंगल बनाते हैं, हमने पिछले क्लास में रिजल्ट देखा था ABC। तो ये जो एंगल है, एंगल का जो बाइसेक्टर होता था, जो समद्विभाजक, पहले इन सेंटर का कंसेप्ट था हमारे पास कि एंगल का बाइसेक्टर जहाँ पे मिलता था हम उसको, तो वो तो हुआ ही। यहाँ पे अभी जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं कि ABC जो है एक ट्रायंगल है, जिसमें B और C जो है का जो एंगल है उसका जो बाइसेक्टर होगा ये यहाँ पे मिलता है। तो यदि इसको हम लोग O कह दें तो एंगल BOC क्या हो जाता था, 90 प्लस एंगल A/2। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसका जो क्वेश्चन आपका सीटेट का आता है किस तरह से, जैसे सीधा आपका दे दिया एंगल ये, तो बोलेगा कि एंगल BOC क्या होगा। सीधा इंटरनल बाइसेक्टर है, इसके जो भीतर का एंगल है उसका बाइसेक्टर है। इसी में दूसरा क्या क्वेश्चन आता है इसका, जैसे इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिए, एक्सटेंड करने के बाद ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है, इसका जो बाइसेक्टर होता था, इस एंगल कोई बाइसेक्ट, इस एंगल इसको मान लीजिए O' कह देते हैं, यहाँ पे मिल रहा है। तो ये एंगल BOC, एंगल BOC ये कितना हो जाता था, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। ये हमने पिछले क्लास में देखा था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि ऊपर का यदि एंगल पूछेगा तो 90 प्लस A/2, ये एंगल आपका मेजरमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में, या फिर 90, ये यदि एंगल पूछेगा तो 90 माइनस A/2। और क्लियरली मेंशन रहेगा कि ये जो है OC इस एंगल का बाइसेक्टर है, इस एंगल को 2 भाग में बांटता है, और ये जो OB देख रहे हैं ये इसको बांटता है। तो एंगल BOC बताइए। यहाँ से आप क्लियरली आंसर दे सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है पॉलीगॉन, पॉलीगॉन पे हम लोग देख लेते हैं क्या कंसेप्ट है। पॉलीगॉन समबाहुभुज, समबाहुभुज क्या है, जैसे आप पढ़ रहे थे ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, ये भी एक समबाहुभुज है। मतलब भुजा जो है इसमें 3 या 3 से ज़्यादा यदि रहे तो उसको हम लोग समबाहुभुज कहेंगे, पॉलीगॉन कहेंगे। पॉलीगॉन कहिए या बहुभुज कहिए। तो जैसे कोई भी जो क्लोज्ड, जैसे ट्रायंगल बनाए आप, ठीक है, ये भी एक पॉलीगॉन है विथ साइड जो है कितना है इसमें, 3। तो इसका एक स्पेशल नाम है, क्या है, ट्रायंगल। यदि आपका n = 4 हो जाएगा, मतलब क्या, 4 साइड है, 4 साइड है, तो इसका ये भी एक पॉलीगॉन है विथ 4 साइड है, इसमें 4 साइड्स, 4 भुजा है, 4 भुजा के साथ ये भी एक पॉलीगॉन है। मतलब n = 4, नंबर ऑफ साइड्स = 4। इसका स्पेशल नाम क्या हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल बोलिए, चतुर्भुज बोलिए। इसी तरह यदि n = 5 हो जाएगा, मतलब जिसमें 5 भुजा होगी, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल, इसको पेंटागन कह सकते हैं। ठीक है, जब n = 6 हो जाएगा
तो हेप्टा हो जाएगा, सॉरी हेक्सा हो जाएगा। इसको कहेंगे हम लोग हेक्सागोन, षटभुज। यदि n इक्वल टू 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हेप्टा। n इक्वल टू 8 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑक्टागोन। मतलब n इक्वल टू 3, 2 से तो कोई क्लोज आपका बनेगा नहीं, कोई ज्योमेट्रिक फिगर तो बनेगा ही नहीं क्लोज्ड, तो मिनिमम आपको 3 से लेना पड़ेगा। 3 साइड से जब ले लेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीगॉन, बहुभुज। बहुभुज में जब आप n इक्वल टू 3 लेते हैं तो क्या बन जाता है, ट्रायंगल। यदि n इक्वल टू 4 लेते हैं तो क्या बन जाता है, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। n इक्वल टू 5 जब लेते हैं, पेंटागोन, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, ऑक्टागोन। इस तरह से 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा। तो कुल मिला के ये रहा आपका कि जो भी क्लोज्ड आपका बन रहा है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सारे को हम लोग यहाँ पे पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन का कंसेप्ट क्लियर। अब पॉलीगॉन जो है ये कितने तरह का कर सकते हैं। पॉलीगॉन एक कहा जाता है इसमें कन्वेक्स पॉलीगॉन, कन्वेक्स पॉलीगॉन। अब जैसे एंगल के समय आप कहते थे कि कन्वेक्स पॉलीगॉन, इसका मतलब हो गया कि कोई भी उत्तल बहुभुज नाम से ही लगता रहता है। जैसे हम लोग कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस पढ़ते थे, तो यहाँ पे कन्वेक्स है तो वहाँ पे उत्तल लेंस होता था, उत्तल ताल, तो यहाँ पे कन्वेक्स पॉलीगॉन, उत्तल बहुभुज। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक ये भी लिख ही लीजिए, कनकेव पॉलीगॉन में क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब क्वेश्चन में क्लियरली ये तो पूछेगा नहीं उत्तल बहुभुज क्या आता है, तो क्वेश्चन जब आप दिया रहेगा कि आप इसका एंगल निकालिए तो इसमें क्लियर लिख देगा कि ये उत्तल बहुभुज, तो उत्तल देखे घबराना नहीं है। या फिर कन्वेक्स पॉलीगॉन लिखा है तो घबराना नहीं है। ये बस एक छोटा सा डिफिनीशन है जिसमें का जो है जितना भी एंगल होगा, जो भी एंगल होगा, ऑल एंगल जो है क्या लेस देन 180 डिग्री होगा। सिंपल सा डिफिनीशन है इसका। ऑल एंगल जो है 180 डिग्री के से छोटा होगा। ठीक है, तो जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल क्या है, तो सारा एंगल तो 180 से तो छोटा हो गई, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, उसी तरह से ये कनकेव पॉलीगॉन है। कनकेव पॉलीगॉन का डिफिनीशन है आपका, जो एक कम से कम छोड़िए, एक एंगल यदि 180 से बड़ा हो, कोई भी एक एंगल जो है 180 डिग्री से बड़ा हो, उसको हम लोग कहेंगे कनकेव पॉलीगॉन। ठीक है, तो कन्वेक्स पॉलीगॉन में जो है सारा एंगल जो है आपको 180 से छोटा होगा, और कनकेव पॉलीगॉन अवतल बहुभुज में क्या होगा, एक एंगल जो है आपका 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो उस केस में उसको कनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट, चलिए रेगुलर पॉलीगॉन। ये सिंपल डेफिनेशन ही था। तीसरा चलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। बेसिकली आज हम लोग पढ़ेंगे इसी को, वो जस्ट डेफिनेशन है। रेगुलर पॉलीगॉन का क्या मतलब हो जाता है कि जैसे आपको रेगुलर पॉलीगॉन विथ साइड्स 3, जब साइड 3 हो जाएगा तब तो ट्रायंगल होगा ही। रेगुलर यदि बोल दिया मतलब जो है आपका जितना भी साइड दिया हुआ है वो, और या फिर जो भी एंगल है सारा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल साइड्स इक्वल कर सकते हैं रेगुलर का, और जब साइड इक्वल हुआ, ऑल साइड्स इक्वल, जब साइड इक्वल हुआ तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ऑल एंगल इक्वल। ठीक है, यही हुआ आपका रेगुलर पॉलीगॉन। यदि बोलेगा कि रेगुलर पॉलीगॉन विथ साइड्स n इक्वल टू 3, मतलब 3 साइड वाला जो है रेगुलर पॉलीगॉन हो, मतलब 3 साइड है तो ट्रायंगल हो गया। और रेगुलर पॉलीगॉन जब बोल दिया
मतलब उसका सब साइड इक्वल होगा, सब साइड सारा एंगल भी इक्वल होगा, साइड भी इक्वल हो गया, एंगल भी इक्वल हो गया। तो कहने का मतलब क्या कर रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कर रहा है, ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स इक्वल। ठीक है, यदि n इक्वल टू 4 बोल दिया, रेगुलर पॉलीगॉन, क्लियर नहीं कर रहा है कि स्क्वायर कर रहा है, रेक्टेंगल कर रहा है। यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि एक रेगुलर पॉलीगॉन है विथ साइड्स 4, नंबर ऑफ साइड्स 4, 4 साइड है उसमें। तो रेगुलर है तो चारों साइड इक्वल होगा, दिमाग में पहले से आ जाएगा कि स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है, वर्ग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो रेगुलर पॉलीगॉन जैसे 5 साइड है तो पांचों साइड इसका इक्वल होगा, 6 साइड है तो रेगुलर पॉलीगॉन विथ n नंबर ऑफ साइड्स, तो मतलब जितना भी साइड होगा सारा साइड जो है उसका इक्वल रहेगा। ठीक है, और जब सारा साइड्स इक्वल रहेगा और सारा एंगल जो है वो भी इक्वल रहेगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में। ठीक है, तो इसका जो है आपका, मान लीजिए कोई भी इंटरनल एंगल, जैसे ट्रायंगल ले लीजिए, ये भी रेगुलर पॉलीगॉन है, तो इसका जो तीनों का जो एंगल का सम होगा, मान लीजिए नाम दे देते हैं, तो आप कह देते हैं 1 + 2 + 3 इक्वल टू, मतलब फर्स्ट एंगल एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्लियर कर दीजिए, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री, क्लियर, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम आपसे क्वाड्रिलेटरल की बात पूछें तो आप उसमें भी कह दीजिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है वो कितना हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल के केस में चतुर्भुज का जो चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 डिग्री। ठीक है, तो जैसे ही आपसे हम बात करने लगे कि चलिए पंचभुज का बताइए, षष्ठभुज का बताइए, तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा कि इतना कैसे याद करेंगे। तो इसको निकालने के लिए जो सम है उसको निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ सारे ऑल एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन जो का जितना भी एंगल है, पहली बात तो जितना भी एंगल है वो तो आप सारा जो एंगल होगा सारा बराबर होगा, और सारे का सम कितना होगा उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 180 डिग्री इंटू n-2। ठीक है, 180 डिग्री इंटू n-2। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों कोण का सम यदि निकालना होगा तो n की जगह क्या रख देंगे हम लोग, 3। यदि n यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स है तो जितना भी एंगल है सबका जो योगफल क्या हो जाएगा, 180 इंटू n-2। जब n3 रख देंगे तो ट्रायंगल हो गया, n4 रख देंगे तो वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यदि मान लीजिए n = 3, मतलब क्या ट्रायंगल है, तो टोटल एंगल का जो सम होगा कितना हो जाएगा, n के जगह पे हम लोग क्या रख देते हैं, हमारा फॉर्मूला क्या है, सम जो है 180 डिग्री इंटू n-2, 180 इंटू n-2, याद करने में आसानी होगी। तो n के जगह पर 3 रख देंगे, क्या हो जाएगा, 3 - 2 1, 180 इंटू 180, ये हो गया। आपको तो पता ही है कि जब किसी भी ट्रायंगल का जो है तीनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री। जब n = 4 रख दीजिएगा तो सम कितना हो जाएगा, n = 4 रख दीजिए, n = 4, 4 में से 2 गया 2, 180 इंटू 2 360। ये तो आपको पता ही है कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है, उसके चारों कोनों का योगफल जो होता है 360 होता है। n = 5 मतलब पेंटागन, पंचभुज, उसके केस में किस तरह कितना एडिशन होगा यह बता सकते हैं। n के जगह क्या रखना है, 5 रख देना है, 5 - 2 3 कितना हो जाएगा, 540। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह रिजल्ट आ रहा है, 180 डिग्री, 360, 540। अब आप यहाँ से अपने से कह दीजिए कि n = 6 है तो सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 4 कितना हो जाएगा, 72 700। तो 180 360 540 और 720,
n इक्वल टू 7 होगा तो क्या 7 पुट कर देंगे, 7 माइनस 2 5 इंटू 180। ठीक है, चलिए तो इस मेथड से आप कह सकते हैं कि किसी भी पॉलीगॉन का जो है जितना भी साइड्स जितना भी एंगल है उसका सम कितना होगा, जितना भी आपका कोण बनेगा इंटरनल एंगल जो भी है उसको हम लोग उसका सम क्या हो जाएगा 180 इंटू एन माइनस 2। यहाँ से कोई भी पॉलीगॉन रहेगा तब उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला बस याद रखना है क्या 180 इंटू एन माइनस 2। ठीक है, अब देखिए, अब यदि हम रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या कि जितना भी साइड्स है और जितना भी आपका एंगल है वो इक्वल होगा। तो जैसे रेगुलर पॉलीगॉन विथ साइड्स 3, ठीक है, तो इसका मतलब ट्रायंगल का है मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यदि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है तो एक एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा 180 बाई 3 60 करके। पता भी है हम लोग को कि समबाहु त्रिभुज जो होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका जो प्रत्येक एंगल जो है कितना 60 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो कुल मिला के यदि एक एंगल का यदि मेजरमेंट यदि कहीं से मांग ले तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, जितना है टोटल डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे n कर देते हैं। ठीक है, यदि 3 साइड वाला होगा तो जितना सम होगा डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो सारा एंगल तो इक्वल है तो वहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे ट्रायंगल के केस में ये हमारा रहा जब n इक्वल टू 3 होगा, सम तो टोटल हो गया 180 डिग्री, ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो योगफल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो एक एंगल कितना हो जाएगा, तो एक एंगल कोई भी एक एंगल, मेरे पास सारे एंगल तो इक्वल है, तो कोई भी एक एंगल की जब आप बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री यहाँ से निकाल सकते हैं। वो तो हम कैलकुलेट किए ही थे इंटू 1 बाई n का मान है 3, लेकिन 60 डिग्री हो गया। यही तो होता है समबाहु त्रिभुज का एक कोण जो है 60 डिग्री होता है। n इज इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 में कितना है देखिए 360। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल, चारों एंगल इक्वल, तो एक एंगल कितना हो जाएगा, ऑब्वियस बात है 90 डिग्री होगा। देखिए ये जो फॉर्मूला है उसी को हम लोग डिवाइड बाय n करने से ही हमारा आ जाएगा। क्लियर, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई भी पॉलीगॉन हो उसका जितना भी इंटरनल एंगल बनता है, इंटरनल एंगल का क्या मतलब हो गया अंतःकोण, अंतःकोण का क्या मतलब हो गया कि किसी भी पॉलीगॉन के भीतर में जो भी कोण बनता है। फॉर एग्जांपल हम अभी यहाँ पे एक हेक्सागोन ले लेते हैं, बाय द वे ठीक है, तो इसका जो इंटरनल एंगल जो हुआ ये सारा का जो जोड़ने के बाद कितना होगा, तो यहाँ पे देखेंगे n इक्वल टू 6 है तो यहाँ से 180 इंटू एन माइनस 2 पर बिठा देंगे। वैसे मैंने रखे थे यहाँ पे, तो कितना एंगल का सम आ रहा है 720 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल का जो सम होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना हो जाएगा 720 डिग्री। यदि वन एंगल कोई भी एक एंगल कहेगा, सिंस रेगुलर पॉलीगॉन है सारा साइड्स इक्वल है सारा, तो एक एंगल का क्या हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 6 साइड है, 720 डिवाइड बाय 6 मतलब 120 डिग्री हो गया एक एंगल। क्लियर यहाँ से? ठीक है, चलिए अब ये हो गया आपको सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 इंटू एन माइनस 2 और एक एंगल का जो वैल्यू होगा डिवाइड बाय n कर देना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग एक्सटर्नल एंगल की। एक्सटर्नल एंगल क्या हुआ, जो एंगल बाहर में बनता है, बहिर्कोण। तो जैसे कोई ट्रायंगल है मान लीजिए, ठीक है, अब ये हो गया इंटरनल एंगल। इसको यदि सारे लाइन को साइक्लिक ऑर्डर में बढ़ा दीजिए, मान लीजिए ए हुआ, ये बी हुआ, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, ये सारे को हम जो है बढ़ा दिए, तो ये तीनों जो एंगल हो गया वो उसी को कहेंगे हम लोग एक्सटीरियर एंगल, जो बहिर्कोण। ठीक है, जो बाहर में आपका एक्सटीरियर एंगल।
ठीक है। तो यदि आपको एक एंगल पता है, इंटरनल एंगल, यदि भीतर का पता है तो ये आ जाएगा। क्या कि एक जो लाइन पे कितना का एंगल बनता है, 180 डिग्री। ये टोटल हो गया आपको 180 डिग्री। ये यदि आपको पता रहेगा कोई भी एक इंटरनल एंगल, तो आप वहाँ से ये कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इस केस में अभी जो हम लोग देख रहे थे, तो जो आपका एक्सटर्नल एंगल होगा, यहाँ से तो आप क्लियर कर सकते हैं, जो 180 डिग्री में से जो भी एक एंगल होगा 180 डिग्री माइनस एंगल BAC कर देने से हमारा एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा। अब BAC का जो है यदि रेगुलर पॉलीगॉन हो तो ये एंगल हो जाएगा 60। तो हम लोग कह सकते हैं 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। तो बाय द वे ये जब आपका 60 है तो ये भी 120 हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पे जो 180 डिग्री का टोटल एंगल होगा। उसी तरह से यहाँ पे, इसी तरह से क्वाड्रिलेटरल में भी आपका जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो निकालना पड़ेगा। तो जो एक एंगल होगा उसको 180 में से माइनस कर देंगे, वहाँ से भी आ जाएगा। बाय द वे जब हमको एक्सटर्नल एंगल ही निकालना है तो पहले हम इंटरनल निकालेंगे तब एक्सटर्नल निकालेंगे, तो भी थोड़ा दिक्कत वाली बात है। तो इसके लिए सीधा आपके पास क्या फॉर्मूला है, 360 डिवाइडेड बाई n, सीधा है। ये आपका हो गया वन एक्सटर्नल एंगल के लिए, एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो बोल लीजिए, जो बहिर्कोण है, ये एंगल कोई भी एक एंगल निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 360 बाई n। बेसिकली ये और ये सब जितना भी एक्सटीरियर एंगल होता है उसका सम होता है 360 डिग्री। तो एक का निकालना है तो 360 डिवाइड बाई n हो गया, ठीक है। तो ये एंगल हमको निकालना था। एक ट्रायंगल में एक पॉलीगॉन है जिसका n साइड्स है, n इक्वल टू 3। तो इस केस में क्या हो जाएगा, n इक्वल टू जब 3 है तो हम सीधा कह सकते हैं 360 बाई 3 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, ठीक है। तो ट्रायंगल के केस में रेगुलर जो पॉलीगॉन है, ये जो ट्रायंगल के केस में यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, समबाहु त्रिभुज हो, तो एक एंगल कितना होता है 60 और जो एक्सटर्नल एंगल हो जाता है कितना, वो 120, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल एंगल निकालने का आपका फॉर्मूला हो गया। अब जैसे आप n इक्वल टू 4 लेते हैं, मतलब क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, तो उसका जो एक्सटर्नल एंगल होगा, एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, जस्ट 360 डिवाइड बाई 4 90, और इंटरनल कितना होगा, 180 में से इसको माइनस कर दीजिए, वहीं से आ जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं 180 इंटू n-2/n करके इंटरनल, या फिर एक्सटर्नल यदि दिया हुआ है तो उसके रिस्पेक्ट में भी 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो वहाँ से भी आपका इंटरनल आ जाएगा। तो जैसे भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए n इक्वल टू 5 है तो ये आपका इंटरनल एंगल हो रहा है 90। यदि n इक्वल टू 5 रहे तो एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, मतलब पंचभुज की बात कर रहे हैं हम, 360 बाई 5 मतलब कितना हो गया, ये 72 डिग्री हो गया। और इसका जो इंटरनल एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा, 180 में से 72 घटा देते हैं 108, यही तो हो जाएगा हमारा इंटरनल एंगल, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पे हमने टोटल जो डिस्कस किया था कि कोई भी आपका पॉलीगॉन हो तो उसका हम लोग इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया, टोटल सम ऑफ इंटरनल एंगल, जितना भी अंतः कोणों का योगफल जो हुआ 180 इंटू n-2, n की जगह जो है नंबर ऑफ साइड्स है। दूसरा आपका आ गया, यदि एक एंगल की बात कर रहा है तो 180 इंटू n-2 डिवाइड बाई n। और तीसरी बात आ गई एक्सटर्नल एंगल निकालने के लिए, तो एक्सटर्नल एंगल जो भी होगा वो क्या हो जाएगा 360 डिवाइड बाई n, ठीक है। और इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल, एक इंटरनल एंगल और एक एक्सटर्नल एंगल दोनों का सम जो होगा कितना ऑलवेज होगा 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका यहाँ से आ गया। चलिए, तो इसमें चलिए तो यहाँ से आपके तीनों चीज़ क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग
कि कोई भी पॉलीगॉन है उसमें डायगोनल्स कितना होगा, कोई भी पॉलीगॉन है उसमें डायगोनल्स कितना होगा, डायगोनल्स कितना होगा। अब इसको जानने के लिए देखिए, जैसे ट्रायंगल है, डायगोनल इसमें होगा क्या, विकर्ण होगा क्या। जैसे ये हमारे पास चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल, इसमें हम लोग बोलेंगे हाँ इसमें दो विकर्ण बन रहा है। एक विकर्ण मान लीजिए यदि ए बी सी डी नाम दे दें तो यहाँ पे डायगोनल क्या क्या हो जाएगा, ए सी और बी डी, ये तो हमारा डायगोनल हुआ। ट्रायंगल में बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह यदि हमसे पूछ दे कि यदि n इक्वल टू 10 हो, 10 हो, तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल कितना हो जाएगा, विकर्णों की संख्या कितनी होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए क्या होता है, बाय द वे ट्रायंगल में तो डायगोनल होगा नहीं, आप तो देख सकते हैं मिला के, साइड छोड़ के जितना भी आप मिला दीजिए सारा क्या हो जाता है, डायगोनल ही हो जाता है, यही ना। ए बी बी सी सी डी ए डी, इस चारों को यदि छोड़ दिया जाए, बाकी जो भी लाइन आपका बच रहा है सब डायगोनल है। जैसे देखते हैं हम लोग, तो बाय द वे नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी पॉलीगॉन में क्या होगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स जो विकर्ण की संख्या होगी किसी भी पॉलीगॉन में क्या होगा, n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n। ठीक है, अच्छा n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स है। यदि n नंबर ऑफ साइड्स हो तो डायगोनल की संख्या क्या हो जाएगी, n इंटू n माइनस 1/2 माइनस n। ठीक है, अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n डिवाइड बाई 2, यहाँ से कर सकते हैं n स्क्वायर माइनस 3n बाई 2। ये रिजल्ट याद रखिए, या ये रिजल्ट इसलिए लिखना ज़्यादा सही लगता है क्योंकि यहाँ से दो मीनिंग होता है। देखिए, तो ये जो आपका होता है n इंटू एन माइनस 1/2, ये कोई भी दो वर्टेक्स को जोड़ने के लिए जितना नंबर ऑफ लाइंस बन सकता है वो सारे वर्टेक्स की सारा लाइंस की संख्या हो गई। ये जो होता है आपको कोई भी दो पॉइंट ए बी सी, 4 पॉइंट हमारे पास, कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाला जो भी इतना भी आपका लाइन बनेगा, चाहे वो साइड हो या विकर्ण हो, सब मिला के इतना आपका लाइन बनेगा। ये क्या हो गया, साइड भी हो गया, इसमें डायगोनल भी हो गया। इसमें से क्या करते हैं, साइड को माइनस कर देते हैं। तो इसलिए इस रिजल्ट के रूप में थोड़ा सा आपको लगेगा। अब जैसे मान लीजिए कि इसका एग्जांपल देख लीजिए, आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे। जैसे एक आईपीएल है, आईपीएल में 8 टोटल नंबर ऑफ टीम है, 8। ठीक है, तो यदि हम आपसे पूछे कि टोटल यदि एक टीम जो है सारे टीम से खेलती है, दूसरी टीम जो है वो भी सारे टीम से खेलती है, तो हम यदि पूछना चाहें कि केवल टोटल नंबर ऑफ लीग मैच क्या होगा, मतलब एक टीम के साथ ही खेलेगी, एक टीम 2 बार। हमारे यहाँ तो आईपीएल में 2 मैच करके होता है, तो पहले हम लोग बात करते हैं एक मैच, मतलब यदि जैसे 8 टीम है तो एक टीम जो है किसी एक टीम के साथ एक बार ही खेलेगी, 2 बार नहीं खेलेगी। ठीक है, तो इस टोटल नंबर ऑफ लीग मैच कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ लीग मैच यही हो जाएगा आपका n इंटू एन माइनस 1/2। बेसिकली ये कम्बिनेशन परमुटेशन कम्बिनेशन एक चैप्टर है वहाँ से, लेकिन आशा करते हैं कि यहाँ पे जो है तो हो सकता है कि नहीं भी पता हो, इसलिए हम उसको डिस्कस करना नहीं चाहते। तो n इंटू एन माइनस 1/2 जो ये हुआ, n इंटू एन माइनस 1/2 ये जो है, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मैच। मान लीजिए n है नंबर ऑफ टीम्स उस जगह पे। ठीक है, तो किसी भी दो टीम के बीच एक ही मैच होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए 8 टीम है, तो 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 28 मैच हो गया आपका। टोटल नंबर ऑफ लीग मैच 28 हो गया। अब मान लीजिए कि 2-2 करके यदि खेले तो 28 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 56 मैच खेलेगी टोटल होगा। टोटल लीग मैच कितना हो जाएगा, 56।
उसके बाद फिर सेमीफाइनल, फाइनल अलग है। तो बात समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब है कि किसी भी दो टीम के बीच जो आपका मैच हो रहा है, यदि 8 टोटल नंबर ऑफ टीम्स यदि 8 है और एक टीम बस दूसरे टीम के बीच जो मैच होगा एक ही मैच होगा, दो टीम के बीच एक ही मैच होगा, कोई भी दो टीम के बीच, तो टोटल नंबर ऑफ मैच कितना हो जाएगा? ये आपका 28। सबको सबके साथ खेलना है इसी, तो उसको बिठा देना है n इंटू एन माइनस 1/2। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक किसी क्लास में 10 स्टूडेंट है, 10 जो है सभी एक दूसरे से हाथ मिलाएगा, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट है वो सबके साथ मिलाएगा, फिर दूसरा है वो सबके साथ मिलाएगा, तो एक स्टूडेंट जो है मतलब एक के साथ ही हाथ मिलाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जितना स्टूडेंट है तो सबको एक बार करके ही हाथ मिलाना है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितना हो जाएगा? तो वहाँ से भी यही बात कर लेंगे, ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट दो बार हाथ, मतलब एक स्टूडेंट, एक पार्टिकुलर स्टूडेंट से एक बार ही हाथ मिलाएगा, दो बार हाथ नहीं मिलाएगा। तो उस केस में क्या हो जाएगा? n इंटू एन माइनस 1/2। 10 विद्यार्थी है तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक कितना हो जाएगा? 10 इंटू 9/2, ठीक है। मतलब 45 हैंडशेक हो जाएगा टोटल। तो उसी बेसिस पे है कि ये दो, कोई भी दो पॉइंट को जो है मिलाने के बाद जो है आपका ये बन जाता है n इंटू एन माइनस 1/2। इसमें साइड भी है और डायगोनल भी है, और n जो है क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो टोटल में से नंबर ऑफ साइड्स माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है डायगोनल, ठीक है। अब चलिए, यदि हमसे कोई पूछ दे कि n इक्वल टू 10 यदि रहे, यदि n इक्वल टू 10 रहे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो जाएगा? तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? तो 10 इंटू n इंटू एन माइनस 1, 9 डिवाइड बाई 2 माइनस 10, नंबर ऑफ साइड्स 10 है, 10 माइनस कर देते हैं टोटल से, मतलब कितना हो जाएगा? ये 45 माइनस 10 इक्वल टू 35। मतलब टोटल साइड जो हुआ माइनस कर दिए तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना आ गया? 35। तो यदि कोई 10 वर्टेक्स वाला कोई एक पॉलीगॉन आप लीजिएगा या 10 साइड वाला पॉलीगॉन लीजिएगा तो उसमें जो बहुत सारे डायगोनल बनेगा, 35 डायगोनल बनेगा, ठीक है। यही यदि आप n इक्वल टू 4 के लिए ले लेते कि मान लीजिए कि ये है आपका क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल के केस में क्या हो जाएगा? ये n इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल में, चतुर्भुज में कितना बनेगा? तो 4 इंटू 3/2 माइनस 4, ये कितना हो गया? 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो आपको तो पता है ही कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है, उसमें जो है डायगोनल कितना होगा? 2 ही तो होगा। डिस्कस करते हैं हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री। ये क्या चीज है? देखिए, इसको कह सकते हैं आप सममिति रेखा, या फिर कह दीजिए रैखिक सममिति, सब एक ही बात है, एक ही है। मतलब ये क्या हो गया? देखिए, या फिर लाइन है, इसको कह सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये भी कह सकते हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री बोलिए, या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलिए, या फिर सममिति रेखा बोलिए, या फिर रैखिक सममिति बोलिए, सब बात एक ही है। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, कोई भी एक, मान लीजिए एक ले लिए, ये रेक्टेंगल ले लिए, ठीक है। तो इसमें कोई भी एक ऐसा लाइन हम यदि ड्रॉ करें तो जब इसको फोल्ड करेंगे तो वो एक दूसरे को कवर कर लेगा, ठीक है। जैसे ये जो हम एक लाइन हम ड्रॉ किए यहाँ पे, ये मान लीजिए एक रेक्टेंगल है ABCD, तो यहाँ से जब हम फोल्ड करेंगे तो वो एक दूसरे को कवर कर लेगा। या फिर इस तरह से यदि हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये जो है फिर कवर करेगा। तो इस केस में जो है हम लोग कहेंगे कि यही जो है लाइन ऑफ सिमेट्री। मान लीजिए कि L1 जो हुआ ये L2 कह दीजिए, तो L1 और L2 क्या हुआ? लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो कितना लाइन ऑफ सिमेट्री है? अभी हम लोग देख रहे हैं 1 और 2। अब रेक्टेंगल के केस में इसका अच्छा से देखिए कि एक और हम चाहते हैं, आप लाइन ऑफ सिमेट्री को समझिए। ये क्या लाइन ऑफ सिमेट्री होगा? मतलब जब इसको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद क्या इस पे कवर करेगा? कवर नहीं करेगा, क्योंकि देखिए जब इसको फोल्ड करिएगा तो आपका कहाँ से आ जाएगा?
बेसिकली मिरर इमेज होता है, एक जो है दूसरे का मिरर इमेज होता है, मतलब तो यहाँ पे देखिए इसको मिरर इमेज आप लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से कुछ आपका जो है आपका पिक आ जाएगा इसका, मतलब ये मिरर इमेज नहीं होगा। मतलब ये जो आप लाइन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगुलर केस में यदि सोचिएगा कि ये एक दूसरे कवर करेगा तो वो कवर नहीं करता है, ठीक है। लेकिन वही आप स्क्वायर ले लीजिए तो स्क्वायर में तो सब आप सीधा लीजिए, ये लीजिए, डायगोनल ले लीजिए, तो उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री 4 हो जाएगा। लेकिन रेक्टेंगल के केस में, जो आयत के केस में 2 ही सिमेट्री, एक ऐसे और एक ऐसे, जो पैरेलल लाइंस के लाइन में। लेकिन डायगोनली लाइन ऑफ सिमेट्री जो होता है रेक्टेंगल के केस में नहीं होता है। और कुछ फिगर देखते हैं हम लोग, जैसे ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई एक, जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें कह दिए कि ये साइड इक्वल टू ये साइड है, ABC एक ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, तो यहाँ से एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो इसको फोल्ड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो एक तो लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गया हमको, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक मिल गया। दूसरा हो पाएगा क्या इस ट्रायंगल में, दूसरा नहीं मिलेगा आपको, कहाँ से ड्रॉ करिएगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज के केस में भी आपका लाइन ऑफ सिमेट्री जो है एक आया। जैसे सर्किल ले लीजिए, सर्किल वाला काफ़ी आसान है, देखिए तो आपको पता चलेगा। सर्किल में कितना लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, आप ऐसे खींचिए, ऐसे खींचिए, जो भी आपका सेंटर जो से गुजरेगा उसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री वही रह जाएगा आपका। तो इनफिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री जो है हम लोग सर्किल के केस में ड्रॉ कर सकते हैं। यदि है तो इसका ये भाग जो होगा जितना होगा वही होगा, एक दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा। तो लाइन ऑफ सिमेट्री करने का मतलब यही है कि कोई इस तरह की एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं जिसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड जो है मिरर इमेज हो, मतलब एक को यदि फोल्ड करके दूसरे पे बिठा दें तो वो टोटली कवर कर लेगा, ठीक है। ये हो गया लाइन ऑफ सिमेट्री, रैखिक सममिति। अब इसी का एक दूसरा टॉपिक है रोटेशनल सिमेट्री। क्या है रोटेशनल सिमेट्री? मतलब कह सकते हैं घूर्णन सममिति या घूर्णी सममिति भी कहा जा सकता है। अब ये क्या चीज है, देखिए घूर्णन सममिति। मान लीजिए कि एक ओवल शेप लिए, क्रिकेट का मैदान ओवल शेप होता है, या फिर एग ले लिए, सीधा कह दीजिए ये एग है, ठीक है। तो इसका जो भी कोई आप एक वर्टेक्स लीजिए, इसको यदि घुमाने के बाद जो सेम आ जाता है 360 डिग्री से कम घुमाना है। जैसे इसको यदि थोड़ा सा घुमाइए, हमारा ओवल शेप है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम कुछ P, ठीक है। तो जब इसको 90 डिग्री से रोटेट करिएगा तो क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा ओवल शेप, ये पॉइंट आपका हो जाएगा। क्लॉकवाइज करिए या एंटी क्लॉकवाइज करिए। तो यहाँ से जब आप 90 का रोटेशन देते हैं तो ये बनता है, इसमें फिर से 90 का रोटेशन दे दीजिए, मतलब यहाँ से टोटल 180 का रोटेशन दीजिए, तो किस तरह का बन जाएगा। तब देखिए शेप जो है फिर से वही आ जाएगा, बस P पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है। तो P पॉइंट हम आपको बस दिखाने के लिए दे रहे हैं कि 180 डिग्री रोटेशन। तो कोई भी ओवल यदि रहे तो यदि आप इसको 180 डिग्री से रोटेशन दे दिए तो आपका क्या बन गया ये, तो ये जो होगा आपका लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, ठीक है। इसको जो है हम लोग घुमा दिए तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री जो है आपको मिलेगा 180 डिग्री पे। फिर से जब फिर से इसको 180 डिग्री दीजिए, मतलब यहाँ से सीधा 360 डिग्री यदि रोटेशन दे दीजिए तो फिर से आपको इसी तरह का मिलेगा। तो रोटेशनल सिमेट्री वही होता है जो कि कुछ एंगल रोटेशन देने के बाद आपको जो है सेम जैसा मिल जाए। हो सकता है कि 30 डिग्री पे भी रोटेशन देने के बाद आपका सेम फिगर हो जाएगा, या फिर 90 डिग्री पे या 180 डिग्री पे।
तो वही आपको रोटेशनल सिमेट्री कहा जाएगा, क्योंकि रोटेशनल सिमेट्री है एट 180 डिग्री। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे ये ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, रेक्टेंगल स्क्वायर ले लीजिए, सबसे इसको देखने में आसानी होगी। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है। अब स्क्वायर का रोटेशनल सिमेट्री जो होगा, मान लीजिए इस पॉइंट से ए स्क्वायर है, तो जब 90 डिग्री का रोटेशन, मान लीजिए इसमें 45 डिग्री का रोटेशन दिया हम, ठीक है, तो 45 का जब रोटेशन देंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। उसमें तो ये आपका फिगर हुआ नहीं। 90 डिग्री रोटेशन देते हैं, उस समय में आपका जो है यहाँ पे 90 डिग्री का रोटेशन जो हो गया, फिर से आपका वही हो जाएगा। बाय द पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे ए बी सी डी। तो 90 डिग्री का यदि रोटेशन देते हैं स्क्वायर के केस में, तो आपका सेम फिगर आ जाएगा। ठीक है, और फिर से 180 डिग्री देंगे, फिर वही फिगर आ जाएगा। फिर 270 डिग्री देंगे तो फिर से वही फिगर आ जाएगा। 360 डिग्री रोटेशन दे देंगे, फिर से वही फिगर आ जाएगा। तो इसका जो रोटेशनल सिमेट्री होगा एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पर सेम फिगर मिल जाएगा, एट 180 डिग्री, एट 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। मतलब 360 एक पूरे राउंड होने में कितना बार आ जाएगा, वो 4 बार। तो इसलिए इसका ऑर्डर बोलेंगे हम लोग क्या, 4। जो ऑर्डर ऑफ इसका जो होगा सिमेट्री का जो ऑर्डर होगा, रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर होगा 4। मतलब 4 का कहने का मतलब कि 360 डिग्री तक जो है वो 4 बार अपने पहले वाले जैसे दिखने लगेगा। और 4 का मतलब क्या हो गया, ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि 90 90 90 90 पे जो है आपका ये रोटेशन होने के बाद सेम फिगर आ जाएगा। ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, वो कितने पे आ जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसको फिर से घुमाइए तो वो आपका क्या आ जाएगा, 120 डिग्री पे, फिर से 120 डिग्री पे, फिर से 120 डिग्री। उसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा, 3। ये स्क्वायर ऐसा कितना हो जाएगा, 4। मतलब टोटल 360 डिग्री तक 3 बार जो है वो अपने शेप में आ जाएगा घूमने के बाद। तो इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल का 3 हो गया रोटेशनल सिमेट्री, और यहाँ से जो है इसका स्क्वायर के केस में जो रोटेशनल सिमेट्री जो हो गया 4 हो गया। तो आज तो हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पाए। बाय द वे नेक्स्ट क्लास जो होगा आपका, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास जो होगा इस पे बेस्ड जो कुछ क्वेश्चन हमको डिस्कस करना है जो आपके एग्जामिनेशन में आता है। आज का क्लास बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है सीटेट के दृष्टिकोण से। यहाँ से जो 3 टॉपिक है, लाइंस ऑफ सिमेट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, और सबसे पहले हमने पॉलीगॉन पर डिस्कशन किया, पॉलीगॉन से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, और सबसे पहले जो प्रीवियस का जो हमने डिवीज़न किया, जो प्रॉपर्टीज था ट्रायंगल का, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है। तो इस क्लास को हो सके तो एकदम अच्छे से समझ जाइएगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली रखिए कि यदि आता है तो 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएगा इस जगह से। तो कुल मिला के कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, तो हम प्रयास करेंगे उसका सॉल्यूशन करने का। और फिर से एक बार आशा करते हैं समस्या नहीं होगी तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, तो और कंसेप्ट जो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, और नेक्स्ट क्लास में इसका जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम लोग जो आपका सर्वांग सम और समरूप, ये 2 टॉपिक बचा हुआ है इसमें, तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे। वहाँ से भी आपका सीधा बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं आता है, सीधा क्वेश्चन आता है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।